हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आता आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 11 वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जून 2015 के जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बार्गेनिंग थ्योरी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बार्गेनिंग थ्योरी है, इनमें से कौन से जो थिंकर्स हैं वो उससे रिलेटेड नहीं है। केनेथ वाल्ट, जेएफ नास, थॉमस सीलिंग या रोजर फ्रीजर। तो इसमें केनेथ वाल्ट जो है वो बार्गेनिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। बाकी तीन थिंकर्स जेएफ नास, थॉमस सीलिंग और रोजर फ्रीजर, ये तीनों जो है तो रिलेटेड है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक ना। केनेथ वाल्ट जाने जाते हैं न्यू रिलीजम्स या स्ट्रक्चरल रिलीजम्स के रूप में। ठीक ना। बाकी जेएफ नास, थॉमस सीलिंग, रोजर फ्रेजर ये एसोसिएटेड हैं बार्गेनिंग थ्योरी के। इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जेएफ नास, जिनको जॉन नास कहा जाता है, इन्होंने गेम थ्योरी दिया था, साथ ही साथ नास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक ना। ये इन्होंने फाउंडेशन किया था अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन इन बार्गेनिंग सिचुएशंस का। इसी प्रकार थॉमस सीलिंग जो है वो जाने जाते हैं स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक ना। इसके अलावा रोजर फ्रीजर जो है इन्होंने बुक लिखा था गेटिंग टू यस, इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है। जेम्स फेरन जो है वो जाने जाते हैं 1995 के अपने आर्टिकल्स रेशनिस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वार के लिए। इनके याद रखिएगा कि कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फीचर ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी। तो इनमें से कौन सी जो तो फीचर्स दिया है तो ओल्ड डिप्लोमेसी का फीचर नहीं है। लिमिटेड एरिस्टोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रीडम फॉर ऑफ एक्शंस फॉर एम्बेसडर। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है तो वो न्यू डिप्लोमेसी का फीचर रहा है, ना कि ओल्ड डिप्लोमेसी का। बाकी तीनों लिमिटेड, एरिस्टोक्रेटिक और फ्रीडम ऑफ एक्शन फॉर एम्बेसडर, ये तीनों जो है तो ओल्ड डिप्लोमेसी के फीचर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रांसपेरेंसी। ठीक ना। तो ओल्ड डिप्लोमेसी क्या थी? ये प्रिविलेंट थी बिफोर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार के पहले। ठीक ना। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो लिमिटेड इन स्कोप था, एरिस्टोक्रेटिक इन नेचर था, और इसमें अलाउ किया जाता था फ्रीडम ऑफ एक्शन फॉर एम्बेसडर के लिए। ट्रांसपेरेंसी जो है तो ये फीचर है न्यू डिप्लोमेसी की जो इमर्ज होती है 20th सेंचुरी में। ठीक ना। इसमें इम्फेसिस किया जाता है ओपन एंड पब्लिक निगोशिएशन प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ब्रेंजियो हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। तो किस ईयर्स में ब्रेंजियो ने जो तो दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम? तो ये दिया था 1969 में। याद रखिएगा, ब्रेंजियो ने जो है तो एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये लॉन्च किया था 7 जून 1969 में अपने स्पीच में जो मॉस्को में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग रिगार्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। तो इनमें से कौन थिंकर है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं? CAW मेनिंग, कार्लिन एम कॉपर, मार्टिन राइट, हॉब्सन। तो मार्टिन राइट जो है तो ऑटोनॉमस डिसिप्लिन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है उसका क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये उसके सपोर्टर में नहीं आएंगे। बाकी तीनों ए, बी और डी ऑप्शंस आपके सपोर्टर्स में आएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शंस होगा। ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शंस होगा। तो कौन कौन से देखते हैं ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं वो कौन कौन से सपोर्टर्स हैं। वो है CAW मेनिंग, क्वींस राइट, कार्लिन एम कॉपर, हॉब्सन्स, मार्गेनथाउ, AL बर्न्स और अदर्स हैं। वहीं पर जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को की थीसिस को, ये है PW मर्चेंट, रॉबर्ट लोरिंग, कैप्लान, केनन और मार्टिन राइट। तो मार्टिन राइट का नाम जो दिया था वो क्या है? वो क्रिटिसाइज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको बुक्स दिए हैं, आथर्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। कौन सा करेक्टली मैच है उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक ना। द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस, हेडली बुल के द्वारा लिखा गया है, करेक्ट है। सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डिसआर्मामेंट, एल ग्रोमो और वी स्ट्रेगचेव के द्वारा लिखा गया है, ये भी करेक्ट है। द चैलेंज ऑफ 1960s, ये जेम्स पी बर्गबर्ग के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही है। विलिंग विदाउट वार, ये इमाइल बिनोइट के द्वारा
नहीं लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बी सी जो स्टेटमेंट है, यानी ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो विनिंग विदाउट वार जो बुक है ये लिखी गई थी एम्ताई इतो इचियोनी के द्वारा 1964 में। बाकी सभी करेक्ट हैं। द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस हेडली बुल के द्वारा लिखा गया। सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डिसआर्मामेंट एल ग्रोमो और वी स्ट्रेचेव के द्वारा लिखा गया। द चैलेंज ऑफ 1960s जो लिखा गया है ये बुक लिखी गई है जेम्स पी वारबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूनाइटेड ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस आर रिलेटेड टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, आपको बताने हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें कौन से जो है तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकल संबंधित है। आर्टिकल 52, 53 और 54 ये तीनों आर्टिकल्स आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, यानी आपका डी नंबर जो आपका सॉरी आपका ए नंबर जो आपका ऑप्शन है बी सी डी वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका ए नंबर होगा आर्टिकल 51। ये प्रोवाइड करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल अरेंजमेंट आर एजेंसी टू पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कोई डिस्प्यूट है तो उसका पीसफुल सेटलमेंट में रीजनल अरेंजमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा है आर्टिकल 53 की जो बात की गई है, इसमें कहा गया है सच अरेंजमेंट टू टेक इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शन, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस होंगे उनको इन्फोर्स करने का काम ये रीजनल अरेंजमेंट करेंगे, यानी इम्प्लीमेंटेशंस का काम करेंगे। जो मेजर सिक्योरिटी काउंसिल लेगा वो आर्टिकल 53 में दिया गया है। वहीं आर्टिकल 54 क्या बात करता है, ये स्टिपुलेट करता है दैट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आर एजेंसी शैल इन्फॉर्म द काउंसिल of their activities for the maintenance of international peace and security at all time, यानी ये जो रीजनल अरेंजमेंट है ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को। ये प्रोविजंस दिया गया है आर्टिकल 54 में। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा आर्टिकल 52, 53, 54 ये तीनों जो है तो संबंधित है। ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। तो इसमें आसियान जो एसोसिएशन है उसका मेंबर कंट्री कौन नहीं है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये तीनों कंट्रीज हैं। नॉर्थ कोरिया उसकी कंट्री नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, ठीक ना। तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस जिसको आसियान कहा जाता है ये एस्टैब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1969 को बैंकॉक थाईलैंड में। इसमें 10 परमानेंट मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन में, ठीक ना। इस एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रमोट करना इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इन साउथ ईस्ट एशिया में, साथ ही साथ इंश्योर करना था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इस रीजन में, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो ये हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनली व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, उसमें कितने मेंबर थे। तो उसमें 11 मेंबर थे। तो ओरिजिनली जब बनी थी कंसिस्ट हुई थी उसमें 11 मेंबर थे, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर थे जिसमें चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूके और यूएस था, और 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे। ये जो 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे जनरल असेंबली की ये 2 ईयर्स के टर्म के लिए चुने जाते हैं। लेकिन 1965 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 15 कर दी गई। तो किस ईयर 15 की गई है याद रखिएगा 1969 में। तो वर्तमान में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फ्रांस हैज एग्रीड टू सेट अप एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया एट। तो 2015 का क्वेश्चन है कि एटॉमिक पावर प्लांट फ्रांस ने कहाँ इटेब्लिश करने की बात की थी। तो ये जैतपुर में बात की थी, ठीक ना। तो फ्रांस जो इंडिया और फ्रांस जो होते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं जैतपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रोजेक्ट को इटेब्लिश करने के लिए, ठीक ना। इसकी जो क्षमता होनी है वो है 9600 मेगावाट कैपेसिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के सबमिट्स दिए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें वो कहाँ पर वो सबमिट हुए थे उसके बारे में दिया है। तो आपको करेक्टली मैच कराना है। सेकंड जो सबमिट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कायरो में हुआ था, ठीक ना, इजिप्ट मिस्र में, ठीक ना। थर्ड जो सबमिट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये हुआ था लुसाका में। फोर्थ सबमिट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अल्जीरियस
अल्जीरिया में। फिफ्थ समिट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोलंबो श्रीलंका में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन जो नेम्स के सबमिट हुए हैं। सबसे पहला जो सबमिट हुआ था, फर्स्ट सबमिट जिसको कहा जाता है, 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। सेकंड सबमिट जो हुआ था वो 1964 कायरो इजिप्ट में हुआ था। थर्ड सबमिट आपका हुआ था 1970 में लुसाका जाम्बिया में हुआ था। फोर्थ सबमिट हुआ था 1973 अल्जीरिया में हुआ था। और फिफ्थ सबमिट जो हुआ था वो 1976 कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट में 2015 का ये क्वेश्चन पेपर था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।